तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वांग ली ने सारे टेस्ट को पास कर दिया होता है और कई सारे ग्रैंड एम्पर आके उसे अपने अंदर रिक्रूट करने की कोशिश करने लगते हैं। इसी के साथ वहां पर ग्रैंड एम्पर जेमिनी भी आ चुकी होती है, जो कि आते ही वांग ली को डराने लगती हैं। और उसकी पावर के सामने बाकी के 3 ग्रैंड एम्परर्स कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो जानते थे कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है और कितनी ज़्यादा जिद्दी होती है। वो वांग ली को धमकाने लगती है कि अगर तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अपने पापा से कह के तुम्हें मरवाऊंगी। वांग ली भी बेचारा सोच में पड़ जाता है। अब वो जानता था कि ये लेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इससे काफ़ी ज़्यादा लोग डरा करते हैं। तो वो फैसला करता और फाइनली कहता है कि ठीक है, मैं ग्रैंड एम्पर जेमिनी को फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी खुश हो जाती हैं। अब देखो, ग्रैंड एम्पर जेमिनी मैंने बताया तो वो 2 सोल में मतलब 2 बॉडी में तब्दील हो गई थी, जिनमें से पहला का नाम हान हान होता है और दूसरा का नाम वाह वाह होता है, मतलब नाम ही अजीब होता है। जहाँ पे क्या था कि ठीक है, तुमने मान लिया, अगर तुमने पहले कहा होता तो मैं तुमको मारती ही नहीं, मैं भूल जाती, और चिंता मत करो, मेरे पापा तुम्हें मारने वाले नहीं। अब ये देखकर वहाँ पे उसकी तारीफें करने लगते हैं। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वांग ली से कहते हैं कि छोटे बच्चे, तुम्हारी परफॉर्मेंस उतनी भी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक छोटे से रेड फ्लावर्स ही दे सकती हूँ। और वो लोग फैसला करने लगते हैं कि वो वांग ली को कितने रेड फ्लावर्स देंगे। तो वहाँ पे वो कहते हैं 5 दे, लेकिन बाद में कहते हैं 6, क्योंकि वो दोनों 3-3 करके दे सकते हैं। यहाँ पे गायू, जो कि उन दोनों के साथ होता है, वो उन दोनों के बातों को नेग्लेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि वांग ली को वो लोग कुछ नहीं देने वाले। उन्होंने फ्री फोकट के अंदर ही ऐसे उसको शामिल कर दिया है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है वांग ली को, जो कि उन दोनों की तरफ देख कर कहता है कि लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पे ग्रैंड एम्पर जेमिनी के पास हमेशा नहीं रह सकता हूँ, मुझे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर भी जाना है, मुझे बाद में क्लोज डोर कल्टीवेशन में भी जाना है, और मुझे दुनिया के बाहर भी जाना है। तो वहाँ पे मुझे जाना होगा, और जब मैं बोलूँ मुझे जाना है तो आप लोग मुझको रोक नहीं सकते। यहाँ तक कि कोई और दूसरे ग्रैंड एम्पर मुझ पर अटैक करे तो आपको मुझे बचाना आना होगा, और मैं सिर्फ यहाँ पे उनके अंदर सिर्फ कुछ सालों तक ही रह सकता हूँ। अगर आप एग्री करोगे तो ही मैं एग्री करूँगा। ये देखकर गुया उसकी तरफ देखने लगता है और वो समझ जाता कि वांग ली कितना ही फोकस है। फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों को, जो कहते हैं ठीक है। अब गुया ही सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि कह सकते वो दोनों बहनें पागल जैसी बिहेव कर रही थी, और कहते हैं ठीक है, तुम अपनी मर्जी पे, हम तुम्हारे सारे जितने भी एग्रीमेंट्स है उन सबको मांगते हैं। वहाँ पे वो कहते हैं ठीक है, वांग ली भी कहता है ठीक है, मैं मानता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसको फॉलो करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो निकल पड़ता है, और वांग ली भी उसी तरफ निकल पड़ता है जहाँ पे ग्रैंड एम्पर जेमिनी रहा करती है, जहाँ पे वो क्लोज डोर कल्टीवेशन कहा करती है, और वहाँ पे वो पर्पल यांग सेक्ट की तरफ निकल चलते हैं, क्योंकि वहीं पे जेमिनी रहा करती थी। दिखाया जाता है कि इसी के एक झटके के साथ ही 4 सीजन गुजर चुके होते हैं, ऑटमन फिर से वापस आ चुकी होती है, और 1 साल से ज़्यादा बीत चुका होता है। 1 सालों में वांग ली चाहता फेमस हो चुका होता है, क्योंकि उसने 17 पैलेस को पास करके नंबर 1 एसेंडेंट एम्परर बन चुका होता है। उसने कंप्लीटली मिंगडाओ को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया होता है, और वहाँ पे मिंगडाओ जो पहले चर्चे में था, उसकी अब तो कोई बात ही नहीं कर रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसका नाम व्हाइट हेयर एसेंडेंट एम्परर से भी फेमस हो चुका होता है, मतलब वांग ली का व्हाइट हेयर एसेंडेंट एम्परर से ज़्यादा होता है। और यहाँ पे बाकी सभी बंदों को पता चल गया होता है कि वांग ली अभी जेमिनी के अंदर मौजूद है, और चारों तरफ र्यूमर भी फैलने लगी होती है, और सबको ये भी पता होता है कि वांग ली के पास हायर फॉरेन सोल की रिकॉग्निशन मौजूद है, जो कि सोल आर्मर हेवनली बुल की ही होती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा रूमर्स के बारे में बताया जाता है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। जिसके बाद हमें एम्परर एग्जाइल हाईजी को भी दिखाया जाता है, जो कि इन सभी बातों से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा वांग ली को पसंद भी करने लगती है। क्या पता उसको प्यार हो गया होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रूमर्स और भी बढ़ने लगती हैं समय के साथ। वो 36 कंट्रीज में भी फैल जाती है कि कैसे वांग ली ने किस तरह का जादू दिखाया है। देखो यहाँ पे बकवास लिखी गई है, वही एडमिनिस्ट्रेशन, वही सारे रूमर्स के बारे में बताया जाने लगता है। फिर हमें जीवान लुओ को दिखाया जाता
जाता है, जो कि असल में वांगलिन के मास्टर होते हैं। जो कि वांगलिन की इतनी खबर फैली है तो उनके पास भी ये न्यूज़ आ जाती है और वो कहते हैं कि लगता है कि वो काफ़ी जल्दी वापस आने वाला है और मुझे गर्व है कि मैंने उसे केव वर्ल्ड के अंदर उसे अपना डिस्पल बनाया हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। अब दिखाया जाता है कि इसकी खबर एम्परर के पास भी जाती है और वहाँ पे ये इसके बारे में भी बात करने लगते हैं। तो इसको मैं फिर से स्किप करता हूँ वरना बकवास काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे ऐसे ही सीन चलने लगता है, हमें काफ़ी सारे जीवड़ी, कई सारे गोल्डन एग्जाल्स, गोल्डन एम्परर्स और गोल्डन एसेंडेंट्स एम्परर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऐसे ही वॉर चल रहा होता है। अब स्किप करके मेन बैटल पे दिखाया जाता है कि इन सभी के दौरान बैटल भी हुई होती है, छोटी मोटी बैटल्स चल रही होती है जो कि उतना ज़्यादा डिस्कस करने लायक नहीं है, बहुत छोटी सी होती है जो कि एंशिएंट क्लैन के बीच में हो रही होती है, जिसमें कि काफ़ी सारे बंदे भी मारे जा चुके होते हैं लेकिन बाद में वो रिट्रीट हो चुके होते हैं। और में बैटल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंड एम्परर गेओदो वहाँ पे इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में आ चुके होते हैं और काउंटलेस ईयर्स तक वो इसी हाल में बीत रहे होते हैं। और दिखाया जाता है कि वांगलिन के पास भी ये न्यूज आ जाती हैं और हमें गाओ डाओ को भी दिखाया जाता है जिससे वांगलिन के बारे में पता चलता है। देखो ऐसे ही कई सारी लंबी चौड़ी बातें दिखाई जाती है और तभी हमें सीन चेंज कर वांगलिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असल में उन 1 सालों में वांगलिन उसी पूल में जो कि पर्पल यंग सेक्ट में था उसी के पूल में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता और तभी उसे सुनाई देती है कि वहां पर कोई उसे उसका नाम लेकर बुला रहा है, जिसको देखकर वहां पे दिखाया जाता है कि वांगलिन भी वहां से निकल पड़ता है। और फिर इसके बाद हमें सीन चेंज कर सेलेस्टा एंचेस्टर को दिखाया जाता है जहां पे वो कहता है कि रिमस चारों तरफ फैल रहे हैं, तुम्हें अपने पावर का, अपने अपमान का बदला लेना ही होगा, तुम्हें जल्दी से इसको पूरा करना ही होगा। और ये कोई और नहीं मिंगडाओ होता है। जब से वांगलिन ने उसके साथ ऐसा किया होता है मिंगडाओ पूरी तरह से कल्टीवेशन में लीन होता है। वांगलिन पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि कैसे मौका मिले और वो वांगलिन को मार डाले। और सेलेस्टर एम्परर भी कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को पावरफुल बनाना होगा और वो अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है वांगलिन मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा और वो जोर से दहाड़ने लगता है, जिसको देखकर सेलेस्टर एम्परर एक अजीब सी स्माइल पास करते जैसे कि वो उनका जो मंसूबा है वो अभी पूरा हो रहा है। और ऐसे ही टाइम चलने लगता है, वो सभी आगे बढ़ने लगता है और फाइनली हमें जेमिनी को दिखाया जाता है जिसे कुछ तो चिंताएं नहीं होती हैं। अब देखो जेमिनी के अंदर वांगलिन के आने की वजह से काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज होते हैं क्योंकि जेमिनी जैसा मैंने बताया उसकी सोल 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। इसलिए वो सोचते हैं कि आखिरकार उसे जेमिनी के अंदर आने की क्या ज़रूरत थी, उसके पास तो और भी एम्प्रेस थे ना, लेकिन उनके अंदर क्यों नहीं गई। जिसके बाद हमें पर्पल यंग सेट के ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे वांगलिन मौजूद होता है। वो अभी भी उसी के अंदर स्नो के अंदर दबा हुआ होता है, वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा होता है जो कि बीस्ट फार्म रियल्म के अंदर होता है। हमें सीन चेंज कर वांगलिन को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। उसके चारों तरफ एक इनविजिबल बैरियर बनी हुई होती है जो कि बाहर के सभी आते हुए डिस्ट्रैक्शन को रोकने हुए मदद कर रही होती। तभी के इसी के साथ हमें वांगलिन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों को उठाता है और फाइनली वो खड़ा होता है और वो निकल पड़ता आगे। अब दिखाया जाता है वो कहता है कि ये औरा मुझे घर की याद दिला रही है, फाइनली मैं यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा मौजूद हूँ। जिसके बाद वो आगे खड़ा होता है और सामने देखता है तो सामने वही फिर से जेमिनी होती जो कि हंस रही होती है। वहाँ पे वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, मतलब कि वो दोनों सच में पागलों जैसा बिहेव कर रहे होते हैं। वो सब आपस में ही बहुत ही हंसी मजाक करके बात कर रहे होते। वो लोग 1 साल में कभी भी वांगलिन की मदद नहीं की होते हैं और वांगलिन तो उन्होंने ट्रेजर भी नहीं दिया होता है। अब दिखाया जाता है टाइम बीतने लगता है, वांगलिन 1 सालों तक यहीं पे था तो उसे अपने घर की याद आने लगती है। बताया जाता है कि इन 1 सालों के अंदर उसने अपने वुड एसेंस को भी कंप्लीटली फॉर्म कर दिया होता और साथ में उसकी थंडर एसेंस भी अपने साथ मर्ज हो गई होती है जो कि उसने डॉलिंग सेक में ही कंप्लीट कर लिया होता है। और अभी कि फिलहाल उसको स्पेशल एसेंस को कॉम्प्रीहेंड करना होगा और साथ में उसके पास 5 एलिमेंट की एसेंस ट्रू बॉडी भी होती है जिसकी वजह से उसकी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ने लगी होती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वांगलिन को जो कहता है कि अभी के फिलहाल मुझे अपने आप के पावर्स को गोल्डन एग्जार्ड्स तक ले जाना होगा, मतलब बिना सोल आर्मर के यूज़ किए वो आगे बढ़ने लगता है। वांगलिन आगे बढ़ता है और दिखाया जाता है ठंड का मौसम है तो चारों तरफ स्नो ही मौजूद होता है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और निकल पड़ता है
दिखाई पल यांग सेट्स और हमें जेमिनी को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसको जाते हुए देखकर वो कहते कि क्या वो वापस आएगा, तो वो दूसरी लेडी हान हान कहती कि हम वो जरूर वापस आएगा। अब गुया भी कहता कि हम मैं पॉसिबल है कि वो वापस आएगा, मैंने उसको जेड दे दी किया है, अगर उसे कुछ खतरा महसूस होगा तो वो जेड को क्रॉस करके आपको जरूर बुला लेगा। वहां से निकल पड़ता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट की तरफ वांग लिन, ताकि वो जो अधूरे काम है उनको पूरा कर सके। दिखाया जाता है हमें एंचेस्टर सिटी के सीन का, जहाँ पे एक लौता ही सेक्ट मौजूद था, जहाँ सेक्ट इंपीरियल टीचर के अंदर आया करता था। वो सेलेस्टर एंचेस्टर ब्लड लाइन के ही बंदे वहाँ पे कल्टीवेट किया करते थे, और वहाँ पर एक डॉ सेक्ट होती है, लेकिन उस डॉ के सेक्ट के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में किसी को पता ही नहीं था। बताया जाता है एंशिएंट टाइम से कि जो लोग भी इसको खोजने के लिए आए थे वो इसको ढूंढ ही नहीं पाते। वो होता ना कि आप जिसकी तलाश कर रहे हो वो मिलती नहीं है, और बताया जाता कि अगर इसको ढूंढना है तो वो खुद ही आपके पास आ जाएगी, मतलब आपको अपने पास खुद ही ले आएगी। इसे कारण कोई भी उसका पता नहीं लगा पा रहा होता है, और ये एक सीक्रेट ही होता है। इसके बाद हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है वांग लिन को, जो कि उसी एंचेस्टर सिटी की तरफ जाने लगता है। एंचेस्टर सिटी डिवाइड होता है ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ में, जहाँ पे वो सेंटर में रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। कोई भी बिना इंपीरियल पैलेस के परमिशन के उस जगह पे एंटर नहीं कर सकता है। वहाँ पे कई सारे मेंशंस होते हैं, और हर एक मेंशन के अंदर फैक्शंस होते हैं, फैक्शंस के अंदर भी सेक्ट्स मौजूद होते हैं, मतलब सेक्ट्स के अलग अलग ब्रांचेस मौजूद होते हैं। वहाँ पे और भी ट्रांसेंडेंट पावर मौजूद होती हैं, और ये एम्पायर के नाम पे ही लिखी हुई होती है, जो कि माउंट एम्पायर कहलाया जाता है। एक माउंटेन एक पर्सन एक ग्रैंड एम्पायर जीयू के द्वारा ही बनाई गई होती है, मतलब अलग अलग माउंटेन अलग अलग ग्रैंड एम्पायर्स के लिए होती है, और यहाँ की इंटरनल पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमें स्नो सिटी के बारे में बताया जाता है, जो कि पूरे सिटी को कवर किए हुई होती है। यहाँ पे कोई भी इंसान, कोई भी मॉर्टल्स नहीं मौजूद थी, और वहाँ पे सिर्फ पावरफुल कल्टीवेटर्स थे, और डे के हिसाब से बाकी जगहों पे जैसे कैसे गार्ड रहा करते थे, लेकिन इस जगह पे कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं था। इसी के साथ हमें वांग लिन को दिखाया जाता है, जो कहता है सेलेस्टर एम्पर मैं आ रहा हूँ। अब वांग लिन कहता है कि इस वक्त सेलेस्टर क्लैन में मैं आखिरी बैटल होने वाला है, तो चलो मैडमैन देखता हूँ कि तुमने मुझे अभी तक याद कर रखा है या फिर नहीं, या फिर अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ तो मुझे कुछ रिग्रेट नहीं होने वाला। अब दिखाया जाता कि वो आगे बढ़ने लगता है, उसे पता होता कि वो एंचेस्टर सिटी में जा रहा है, तो वहाँ पे खतरा उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे वहाँ पे जाना था क्योंकि वहाँ पर उसके प्यार करने वाले मौजूद थे, जिसके कारण दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पे उसके ख्यालों के बारे में बताया जाता है, जो कि बकवास है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है, और हमें सेलेस्टर सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा होता है। कोई भी अगर नॉर्मल कल्टीवेटर्स यहाँ पे आएगा तो यहाँ के प्रेशर को तो वो सह ही नहीं पाएगा, और यहाँ पे वांग लिन के इसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि वांग लिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसके काम वो आगे बढ़ने लगता है। और दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक भी बंदे नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे गार्ड्स की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सबको पता था कि ये सिटी कैसा है और यहाँ पे कितने पावरफुल मास्टर रहा करते हैं। कोई भी यहाँ पे आएगा तो वो मारा ही जाएगा। जिसके बाद हमें ईस्टर्न सिटी के एक ऑर्डिनरी लुकिंग मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक फियर्सेस्ट बीस्ट मौजूद होता है। वहाँ पे कोई तो बंदा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पूरा सुनसान ही था, और उसी के बीच में हमें ली मैंसन को दिखाया जाता है, जहाँ पे मानो एक अलग ही ऑरा मौजूद होती है। वहाँ पे एक बड़ा सा मैंसन के अंदर हॉल मौजूद था, उस हॉल के अंदर एक ग्रीन स्टोन चैम्बर मौजूद था, जहाँ पे वांग लिन एंटर करने वाला था। और दिखाया जाता है कि जैसे ही उस सिटी में वांग लिन एंटर करता है, वहाँ के अंदर बैठे हुए ओल्ड मैन को कुछ एहसास हो जाता है कि कुछ तो हुआ है, और जैसे ही वांग लिन एंटर करता है सिटी में, वहाँ के ओल्ड मैन के बगल में एक वुडन सेल्फ रखा होता है, वहां पे एक बो होता है, तो उसमें हलचल होने लगती है, जिसको देखकर ओल्ड मैन की आंखें खुल जाती है, और वो अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है। अब इस कारण उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे आसपास कोई ना कोई मौजूद है। अभी देखो यहाँ पे हुआ क्या, वांग लिन जैसे ही सिटी में एंटर किया, वांग लिन के पावर के अंदर मतलब वांग लिन के बॉडी के अंदर कुछ ऐसा था, जिसके कारण उनके रखे हुए बो में हलचल होने लगी, जिसके कारण उस एंचेस्टर को पता चल गया कि यहाँ पर कोई ना कोई तो मौजूद है, जिसके कारण कहते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद है, जल्दी करो ली वन लीसा जाओ देखो आखिरकार वो बंदा कौन है, जिसके कारण वो दोनों वहां से बंदे निकल पड़ते हैं। इसी के साथ हमें वांग लिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि ईस्टर्न सिटी में आगे बढ़ रहा होता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय।